नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। बच्चों, आपको हम कक्षा 10 के विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी के टॉपिक मौर्य वंश से संबंधित जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम आपको मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे, जिनकी प्रतिभा को पहचानने का कार्य किया उनके गुरु चाणक्य ने, जिन्होंने उनकी योग्यता को देखते हुए बचपन से ही उन्हें सैन्य और हर तरह की शिक्षा देने का प्रयास किया और एक ऐसे युवक में तब्दील किया जो राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के शासन के ऊपर अधिकार किया, लेकिन उससे पहले उन्हें संघर्ष करना पड़ा नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से। मात्र 25 वर्ष की आयु में उन्होंने मगध का शासन संभाल लिया। 322 से 298 ईसा पूर्व तक उनका शासन रहा। शासन करते हुए उन्हें विभिन्न युद्धों का सामना भी करना पड़ा, जिसमें विदेशी आक्रमण भी शामिल थे। आप सभी को ज्ञात होगा सिकंदर के बारे में। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण 305 ईसा पूर्व में किया। इस आक्रमण को चंद्रगुप्त मौर्य ने ध्वस्त कर दिया और सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह से पराजित किया, लेकिन पराजित करने के पश्चात भी उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 हाथी दिए और इस तरह से उसने एक विदेशी शत्रु को अपना मित्र भी बना लिया। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की और भारत और यूनान के संबंधों को प्रगाढ़ या घनिष्ठ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये कभी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के हिस्से थे, जैसे कि काबुल, हेरात, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात, विंध्य, कश्मीर के भूभाग, ये सभी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में सम्मिलित थे। और तो और उसने दक्षिण भारत में भी विजयी अभियान किए, जिनके बारे में जानकारी हमें तमिल ग्रंथ अहनानूरू और मुर्नानूरू से ज्ञात होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पूरे जीवन संघर्ष भी किया, लेकिन साथ ही प्रजा हित के लिए भी अनेकों कार्य किए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया और अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में चले गए। वहाँ पे आज के कर्नाटक, जिसमें वहाँ का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है श्रवणबेलगोला, यहाँ पे उन्होंने उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार एक छोटे से सामान्य बालक ने अपने जीवन में इतने संघर्ष करके एक सम्राट की उपाधि ग्रहण की और इस तरह का जीवन जीते हुए भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया। और इन्होंने अपने शासन को अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप के सब कुछ त्याग दिया, जो कि आसान नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव तो रखी ही, और आगे चलकर इनके वंशजों ने भारत में अहिंसात्मक नीतियों के द्वारा विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, मैंने आपकी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी बढ़ाने में सहयोग किया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार छात्रों,
स्वागत है आपका हमारे चैनल एनवी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हमने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की थी। यदि आपको उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं महान सम्राट बिंदुसार के बारे में। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एक महान पिता के पुत्र और महान पुत्र के पिता बिंदुसार के बारे में, जिन्हें अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। ऐसे ही महान सम्राट हैं हमारे बिंदुसार। बिंदुसार, जिनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहा, जो लगभग 25 वर्ष तक रहा। इनके पिता, जिनके बारे में हम अपने पहले वीडियो में भी उल्लेख कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी माता का नाम दुर्धरा। बच्चों, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था और बिंदुसार का जो धर्म था वो था ब्राह्मण। यानी इससे हमें ये स्पष्ट होता है कि उस जमाने में या उस काल में धर्म इतने जटिल नहीं थे। पिता और पुत्र अपने धर्म को अपनी रुचि के अनुसार अपना सकते थे। इस प्रकार इन्होंने ब्राह्मण धर्म के अनुयायी रहते हुए भी उस समय के जो अन्य धर्म थे उनके साथ भी समानता का व्यवहार किया। बिंदुसार के जो पुत्र इतिहास में प्रसिद्ध रहे उनके नाम हैं सुसीम और अशोक। इनके प्रधानमंत्री भी इनके पिता के जो काल में प्रधानमंत्री रहे थे, जो उनके गुरु भी थे, वही इनके समय में भी प्रधानमंत्री थे। मेरे ख्याल से आप सभी को उनका नाम याद होगा और आप जानते भी होंगे। चाणक्य, बिल्कुल सही। चाणक्य उस समय इनके प्रधानमंत्री रहे थे और उस दौरान के जो इनके समकालीन शासक थे उनके द्वारा भी इन्हें विभिन्न उपाधियां आदि दिए गए। और तो और उस समय के समकालीन शासकों के साथ साथ ही जो ग्रंथ आदि लिखे गए उनमें भी इनका जिक्र किया गया है। जैसे कि यूनानी लेखक इन्हें अमित्रोचैट्स कहते थे, वायु पुराण में इन्हें भद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों में इन्हें सिंहसेन के नाम से जाना गया है। तो इस तरह से इन्हें विभिन्न नामों से जाना गया। इनके द्वारा जो उपाधियां ग्रहण की गई वो भी उस समय के दौरान महत्वपूर्ण रही थी। बिंदुसार ने बच्चों अपने शासनकाल में सुदूरवर्ती दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था और विशाल मगध साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। दिव्यावदान, जो कि बच्चों एक जैन ग्रंथ था, उसमें उनके शासनकाल की एक प्रमुख घटना का उल्लेख किया गया है। दिव्यावदान में बताया गया है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए और ये जो विद्रोह हुए इनका दमन करने के लिए बिंदुसार ने पहले सम्राट अशोक, जो उस समय अवंती के राजकुमार थे, और सुसीम, इनको बारी बारी से भेजा। प्रथम विद्रोह को दबाने में पूरी तरह से सफलता हासिल की अशोक ने। कहा जाता है बच्चों कि ये विद्रोह बिंदुसार के विरुद्ध नहीं था, ये विद्रोह तो था बिंदुसार के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी नीतियों के विरुद्ध, और अशोक ने उस विद्रोह को सफलतापूर्वक दमन किया और वहां की प्रजा की समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे विद्रोह का उल्लेख इतना विस्तार पूर्वक हमारे ऐतिहासिक रूप से नहीं दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और अशोक के पिता बिंदुसार, इन्होंने अपने साम्राज्य में प्रजा का पूरी तरह से ख्याल रखा। तक्षशिला का विद्रोह को हम हटा दें तो इनका साम्राज्य बहुत ही अच्छी तरह से कायम
रहा था। तक्षशिला आप सभी जानते होंगे, प्राचीन काल में या विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला ही रहा, जो वर्तमान में रावलपिंडी पाकिस्तान में स्थित है। हमारे भारत के संबंध बिंदुसार के समय में बच्चों सिर्फ भारत में ही नहीं रहे, बल्कि भारत से बाहर दूसरे महाद्वीपों में भी रहे, जैसे कि यूनान जो यूरोप महाद्वीप में है, मिस्र जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ तक बिंदुसार के संबंध राजनीतिक और आर्थिक रूप से रहे थे, जिसका उल्लेख हमें बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा भेजे गए यूनानी राजदूत डायमेकस के बारे में जानकारी से प्रतीत होता है। बच्चों, ये जो डायमेकस है, ये आप कह सकते हैं कि मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में भारत आए थे। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस के समय और भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहाँ पर आए थे, उन्हीं के उत्तराधिकारी के रूप में, राजदूत के रूप में डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में रहे, जिन्होंने दोनों देशों के संबंधों को ऊंचाइयों पर प्रकट किया। पिलनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये राज दरबार में जो राजदूत होते थे, ये दोनों ही देशों के बीच में अच्छे संबंध कायम रखने का प्रयास करते थे, और किसी भी दूसरे देश में राजदूत भेजने का तात्पर्य है कि दोनों ही देशों के राजा या शासक समकक्ष हुआ करते थे, कोई भी कमजोर उसमें नहीं होता था। तो हम इससे यह सिद्ध कर सकते हैं कि बिंदुसार ने अपने पिता के साम्राज्य को सम्मानीय बनाए रखा और अपनी स्थिति को भी उच्च रखा। इसी कारण उसके दूसरे देशों के साथ बहुत ही अच्छे और सम्मानीय संबंध रहे थे, और उसने भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार अच्छे से किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बिंदुसार ने उस समय जो प्रतिस्पर्धा होती थी, उन सब में अपने अस्तित्व को बनाए रखा, अपने साम्राज्य के अस्तित्व को बनाए रखा, और अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक विशाल साम्राज्य को सुरक्षित रखा। तो आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी में से कुछ भी समझ में आता है बच्चों, और कुछ आपके सुझाव हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं, और आपके लिए क्या क्या और मैं प्रयास कर सकती हूँ, इसकी सलाह भी आप मुझे दे सकते हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से आपकी नॉलेज, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि बिंदुसार से संबंधित नोट्स आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप क्लिक करके उन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आज हम आपको भारत के महान सम्राट अशोक के बारे में बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सम्राट बिंदुसार के बारे में जाना था। यदि आपको वह वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आइए आरंभ करते हैं महान सम्राट अशोक की यात्रा। उससे पहले हम इनका जीवन परिचय जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र व बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने अस्तित्व से, अपने कार्यों से पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। इनकी माता का नाम धर्मा था, जिन्हें शुभद्रांगी भी कहा जाता था। इनके बच्चों, उस समय एक से अधिक रानियों का प्रचलन था, इसलिए सम्राट अशोक के भी एक से अधिक रानियां थीं, जिनके नाम थे देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिष्य रक्षिता। इनकी संतानों के नाम थे महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कुणाल, चारुमती। इसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ते हम मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के बारे में जानेंगे। आप ये मानचित्र देख ही रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ ही रहा होगा कि जो डार्क वाला क्षेत्र है ये मौर्य साम्राज्य का पार्ट रहा था, जो कि वर्तमान अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और हमारा
संपूर्ण भारत, जिसमें दक्षिण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो इस संपूर्ण क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य था और ये क्षेत्र 5 राज्यों या 5 प्रांतों में बटा हुआ था, जिसमें नंबर 1 आता है आपके उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। नंबर 2 अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। सम्राट बनने से पूर्व सम्राट अशोक अवंती राष्ट्र के ही युवराज रहे थे। नंबर 3 आता है बच्चों कलिंग, जिसकी राजधानी थी तोशाली। नंबर 4 दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। और नंबर 5 पे आता है मध्य देश, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत के इतिहास में सभी राजाओं के शासन का केंद्र प्राचीन काल में बच्चों पाटलिपुत्र ही रहा था और इस पाटलिपुत्र को आज आप पटना के नाम से जानते हैं। मानचित्र के अनुसार बच्चों हमने देखा कि कितना विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य रहा था, जिसे आगे बढ़ाने का कार्य किया सम्राट अशोक ने। इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। सम्राट अशोक के जीवन में सम्राट बनना आसान नहीं रहा। कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 4 वर्ष तक सम्राट बनने के लिए संघर्ष किया था और इनके पिता बिंदुसार इन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। ऐसा हमें विदित होता है जैन अनुश्रुति के अनुसार, जिसमें लिखा गया है कि बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अशोक ने अधिकार कर लिया था। इस तरह से सम्राट अशोक ने अपने राज्य की शुरुआत की। इनके नाम भी इनके पिता की तरह जैसे उन्हें अमित्रघात की उपाधि दी गई थी, वैसे ही सम्राट अशोक को भी विभिन्न उपाधियों से अलंकृत किया गया था, जिनमें से प्रमुख है देवानंद प्रिय व देवानंद प्रियदर्शी। और इन सब का उल्लेख हमें मिलता है अशोक के द्वारा लिखवाए गए विभिन्न अभिलेखों से। और सम्राट अशोक का नाम जो अशोक हमें विदित होता है, ये हमें ज्ञात होता है दक्षिण भारत के मास्की तथा गुजरा अभिलेख से, जिनसे हमें अशोक के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक, जिन्होंने अपना प्रथम विवाह विदिशा की राजकुमारी देवी के साथ किया था, जिनसे इनके 2 संतानें थीं, जिनका नाम था संघमित्रा और महेंद्र। बच्चों, संघमित्रा और महेंद्र दोनों ही बच्चे बचपन से ही बौद्ध धर्म से प्रभावित थे और अपनी युवा अवस्था में इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण करके ये भिक्षु और भिक्षुणी बन गए और आगे चलकर इन्होंने भारत ही नहीं, भारत के बाहरी क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। हमें अशोक के अभिलेखों में उनकी सिर्फ एक रानी का उल्लेख मिलता है, जिसका नाम था कारुवाकी, और इनके पुत्र का नाम था तीवर। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए अशोक के बारे में और अधिक जानकारी जानेंगे। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया और मौर्य साम्राज्य का और अधिक विस्तार किया। इसी क्रम में हम देखेंगे कि तमिल प्रदेश के अतिरिक्त संपूर्ण भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हिस्सा सभी भारत में शामिल थे, या आप कह सकते हो मौर्य साम्राज्य में शामिल थे। इसी क्रम में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण करने के पीछे उस समय कई कारण रहे थे, जैसा कि उस समय की जो भावना थी कि साम्राज्यवाद की भावना थी और इसके तहत बच्चों एक राजा अपने क्षेत्र का विस्तार और अधिक संख्या में करना चाहता था। इसी क्रम में सम्राट अशोक ने प्रजातांत्रिक कलिंग पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में इतना अधिक नुकसान हुआ जिससे आप कह सकते हो कि अशोक का हृदय भी परिवर्तित हुआ। इस आक्रमण में 1 लाख लोग मारे गए और उससे भी अधिक संख्या में लोग घायल हुए। हाथी गुम्फा अभिलेख के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि कलिंग पर उस समय नंदराज का शासन था और इस युद्ध में
भयानक त्रासदी हुई, जिसमें बहुत अधिक संख्या में नरसंहार हुआ। इस नरसंहार ने अशोक को आंतरिक रूप से विचलित कर दिया और उसने यह घोषणा की कि वह भविष्य में कभी शस्त्र नहीं उठाएगा, और ऐसे में उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। बच्चों, इस सारे घटनाक्रम के बीच में सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन की घटना भी घटित हुई, और ऐसे में आप कह सकते हैं कि एक राजा के लिए शस्त्र त्यागना बहुत बड़ी बात है, जो अशोक ने उस जमाने में कर दिखाया। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धोली या तोशाली बनाई गई, और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सम्राट अशोक ने श्रमण, निग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, अर्थात बौद्ध धर्म के वो अनुयायी बन गए। और इसी के साथ उन्होंने यह घोषणा की कि अब भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया जाएगा, और इस तरह से उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बच्चों, प्राचीन इतिहास जिसमें कश्मीर का इतिहास हम पढ़ते हैं राष्ट्ररंगिणी नामक पुस्तक में, उसमें उल्लेख किया गया है कि बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व सम्राट अशोक शिव के उपासक थे, लेकिन उन्होंने अपने गुरु मोगली पुत्र तिस्से के प्रभाव में आकर धीरे धीरे बौद्ध धर्म से प्रभावित वो होते गए, और इस तरह से आगे चलकर वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। लेकिन फिर भी उनकी महानता में कहीं कोई कमी नहीं आई। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात भी उस समय के जो संप्रदाय और धर्म थे उनको बहुत अधिक महत्व दिया, कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बच्चों, सम्राट अशोक ने जो स्वयं बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जिनके नाम थे सुदामा, चापार, विश्व झोपड़ी और कर्ण। इस तरह से उन्होंने अन्य संप्रदायों के लोगों के लिए भी विहारों का निर्माण या गुहाओं का निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में अब आखेट के स्थान पर धम्म यात्राएं शुरू की। इसी क्रम में उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा की। बौद्ध गया की यात्रा के पीछे कारण ये था कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। इसी तरह उन्होंने अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम्म यात्रा की। कपिलवस्तु आप सभी अच्छे से जानते होंगे बच्चों कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और उनकी जन्म स्थली के रूप में ये स्थान प्रसिद्ध था। और जब सम्राट अशोक ने यहाँ की यात्रा की तो इस स्थान की पवित्रता के कारण उन्होंने यहाँ के किसानों के लिए भूमि कर की दरें कम कर दी, जो उन्होंने 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। इस प्रकार उन्होंने इस स्थान को विशेष महत्व दिया और अपने साम्राज्य में लोगों को इस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि जहाँ किसी को कोई हानि ना पहुंचाई जाए और सभी मिलजुल कर रहें। सम्राट अशोक के शिलालेखों में हमें यह भी ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती राज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे। ये मौर्य साम्राज्य के भाग नहीं थे। इससे हमें अशोक के बारे में ये भी ज्ञात होता है कि उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में कहीं भी कोई गलत गणना अपने अभिलेखों में नहीं करवाई है। इस तरह से सम्राट अशोक ने अपने आप को एक ऐसे राजा के रूप में सिद्ध किया जो प्रजापालक राजा था। इन्होंने अपने एक लघु शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, और इस तरह से इन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी बनकर राष्ट्र और विश्व स्तर पर विभिन्न कार्य किए और इतिहास में अपना नाम
अमर कर गए। तो बच्चों, यह था अशोक का जीवन परिचय। इस वीडियो के पार्ट 2 में हम अशोक की धम्म यात्रा का उल्लेख करेंगे। यदि आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बच्चों, यदि आपको लगता है कि हमने आपकी किसी भी प्रकार से सहायता की हो तो हमारे चैनल एनवी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।